18वीं सदी का भारत, भारतीय राजाओं के बीच आपसी रस्साकशी का दौर, और इसी बीच उभरा इंदौर में एक बहुत बड़ा सितारा मराठा राजवंश के यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर की कहानी आज हम जान रहे हैं। कैसे यशवंतराव होलकर ने अपने पिता की राजगद्दी को संभाला, किस तरह से उन्हें राज मिला, किस तरह से सिंधिया राजघराने से उनका बैर हुआ, किस तरह से बाजीराव पेशवा द्वितीय से उनकी लड़ाई हुई, किस तरह उन्होंने राजस्थान में राज किया और अंग्रेजों से उनके किस तरह के मतभेद रहे। दोस्तों, आज की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, बात कर रहे हैं 18वीं सदी के अंतिम दशक की, जिसमें उथल पुथल बहुत मची रही। इंदौर का जो राजवंश था उस पर तुकोजीराव होलकर का राज्य था। उनके 4 बेटे थे, काशीराव, मल्हार राव, यशवंतराव और विठोजीराव। सभी जानते थे कि काशीराव राज्य को संभालने में अक्षम है, तो इस कारण राजा ने तुकोजीराव होलकर ने अपने दूसरे बेटे मल्हार राव होलकर को इंदौर का राजा बनाने का निर्णय लिया। लेकिन काशीराव को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने सिंधियाओं से जाकर हाथ मिला लिया, जो कि होलकर राजवंश के दुश्मन माने जाते थे। उस समय सिंधिया राजवंश के राजा दौलत राव सिंधिया ने काशीराव की मदद करते हुए मल्हार राव की हत्या करवा दी और उनकी गर्भवती पत्नी जीजाबाई और यशवंतराव की बेटी भीमाराव को उन्होंने बंदी बना लिया। पेशवा के मंत्री नानाजी फडणवीस इस बात से खुश नहीं दिखे। उन्होंने सिंधियाओं का विरोध किया, तो सिंधियाओं ने उस विरोध की परवाह न करते हुए नानाजी फडणवीस को जेल में ठूंस दिया। यशवंतराव ने घबरा कर वहां से भागा और नागपुर के राजा राघोजी भोसले के यहाँ शरण ली। जैसे ही सिंधिया को भनक लगी तो 20 फरवरी 1798 को यशवंतराव होलकर को राघोजी ने सिंधियाओं के दबाव में आकर बंदी बनाने का निश्चय किया। यशवंतराव को इस बात से बड़ी परेशानी हुई और उन्होंने एकाएक योजना बनाकर नागपुर से प्रस्थान किया। वो वहां से भाग गए। इसके बाद यशवंतराव सीधे पहुंचे धार के राजा के साथ उन्होंने कुछ कामकाज वहां शुरू किया। राजा ने उन्हें एक छोटा सा ओहदा अपने दरबार में दिया। अब धार के जो राजा थे उनका महेश्वर के राज से बैर चल रहा था, वहां से उनकी लड़ाई चल रही थी और धार के राजा ने यशवंतराव के आने से अपने आप को ताकतवर माना और महेश्वर के ऊपर हमला कर दिया। यशवंतराव होलकर को इस अभियान की कमान सौंपी गई। यशवंतराव होलकर अपनी सेना लेकर महेश्वर पहुंचे। महेश्वर में कुछ सैनिक महेश्वर राज्य के और कुछ सैनिक धार राज्य के इकट्ठा हुए, आपस में लड़ने को तैयार हुए। वहीं यशवंतराव होलकर ने देखा कि ये सारे सैनिक तो उनके पिताजी की सेना में, तुकोजीराव होलकर की सेना में थे। उन्होंने आह्वान किया कि मैं तुकोजीराव होलकर का बेटा हूँ। सेना ने अपने नायक को पहचान लिया और लड़ने से मना कर दिया और इस तरह से इस युद्ध में धार राज्य की विजय हुई। महेश्वर को हरा दिया। महेश्वर को हराने के बाद यशवंतराव का ओहदा बहुत तेजी से बढ़ा। मराठा राजवंश के जो सैनिक थे, मराठा राजवंश के जो सरदार थे, वो मानने लगे कि यशवंतराव होलकर अगले छत्रप हो सकते हैं। उन्होंने मराठा राजा घोषित करते हुए यशवंतराव होलकर का राज तिलक किया। महेश्वर का उन्हें राजा बनाया और शुरू में कुछ नानुकुर करने के बाद यशवंतराव होलकर भी राजा बनने को तैयार हो गए। सन 1798 में महेश्वर के राजा के रूप में यशवंतराव ने पदभार संभाला। उधर यशवंतराव के छोटे भाई विठोजीराव, उन्होंने पेशवाई के लिए अमृत राव के नाम का समर्थन किया और ये बात बाजीराव द्वितीय को समझ न आई। उन्होंने विठोजीराव को अपना दुश्मन माना, उन्हें बंदी बना लिया और हाथी के पैरों के तले उन्हें का सर कुचलवा दिया। ये बात यशवंतराव होलकर तक भी पहुंची। यशवंतराव होलकर इस बात से कुपित हो गए। एक ये कारण था और दूसरा कारण एक और था कि यशवंतराव होलकर का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य को पेशवा की तरफ से कोई
ओहदा नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मराठा सरदार नहीं माना जा रहा था। इन दोनों बातों से चिढ़कर यशवंतराव होलकर ने निश्चय किया कि वह पेशवा से बदला लेंगे और पेशवा के खिलाफ चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई करने से पहले उन्होंने सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन पर हमला किया। उज्जैन पर हमला करके वहां उन्होंने सिंधियाओं को तहस नहस कर दिया, बहुत बुरी तरह से सिंधियाओं को हराया। सिंधिया साम्राज्य के 3000 सैनिक मारे गए और बहुत बड़ी विजय यहां पर यशवंतराव होलकर को मिली। यशवंतराव होलकर का अगला निशाना पूना था। सन 1802 में उन्होंने पूना के लिए कूच किया। मई में उन्होंने यह अभियान शुरू किया। सेंधवा, अहमदनगर, बारामती होते हुए ठीक दीपावली के दिन उनकी लड़ाई पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय से शुरू हुई। ये जो लड़ाई थी हड़पसर में लड़ी जा रही थी और पेशवा बाजीराव के साथ सिंधिया की सेनाएं भी यशवंतराव होलकर को टक्कर देने के लिए तैयार थी। युद्ध का मैदान एक बार फिर सज गया था। अपनी योजना के तहत यशवंतराव होलकर ने पेशवा की पूरी लाज रखी और पेशवाई की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की तरफ से जब तक 25 गोले, तोप के गोले न दाग दिए गए, तब तक उन्होंने सेना को आदेशित कर रखा था कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाए। जैसे ही 25 गोले पेशवाई सेना की तरफ से दागे गए, 25वें गोले के बाद यशवंतराव होलकर की सेना तैयार हो गई और उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। सिंधिया और पेशवा की जो संयुक्त सेना थी वो यशवंतराव होलकर की चतुराई के आगे टिक न सकी और बुरी तरह से वहां पेशवाई की हार हुई। पेशवा को युद्ध के नतीजे का पता लगा और वो भाग गए। उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों को पेशवा की मदद करना रणनीतिक रूप से सही लगा। उन्हें पता था कि अब यशवंतराव होलकर का अगला निशाना ईस्ट इंडिया कंपनी या हैदराबाद के निजाम हो सकते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली। सन 1802 में पेशवा ने अंग्रेजों से संधि कर ली। हालांकि महाराज यशवंतराव होलकर इस बात से सहमत न हुए और यशवंतराव होलकर मन महसूस कर रह गए कि किस तरह से उनकी आंखों के सामने उनका घर बिखर रहा था, मराठाओं का जो राज था वो बिखर रहा था। जैसा कि हमने बाद में देखा ही कि पेशवा बाजीराव और नाना साहेब के साथ बहुत अच्छा सलूक अंग्रेजों ने नहीं किया। उनकी जो पेंशन थी, सालाना पेंशन, उसको रोका गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो एक्ट बनाया उसके तहत अंग्रेजों ने नाना साहेब को उचित सम्मान नहीं दिया। यशवंतराव होलकर दूरदर्शी भी थे। अब यशवंतराव होलकर को यह समझ में आने लगा था कि वो कभी भी अंग्रेजों का निशाना बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई सारे राजाओं के साथ संधि करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई सारे राजाओं को पत्र लिखे और कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कई सारे जो राजा वो पत्र लिख रहे थे जिनको वो पहले से या तो अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे या फिर वो इस संधि में नहीं आना चाहते। खैर, यशवंतराव होलकर अपना विजय का सिलसिला आगे बढ़ाते रहे। जून 1804 से सितंबर 1804 के बीच अंग्रेजों से कई छोटी बड़ी लड़ाइयां वो जीते और अब उनका अगला निशाना दिल्ली था। दिल्ली जिस पर मुगल दरबार लगा हुआ था। हालांकि पकड़ बहुत ढीली थी। मुगल दरबार पर उन्होंने हमला किया करने की योजना बनाई, लेकिन मुगलों ने भी अंग्रेजों से मदद मांगने की ठान ली। उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी कि मेरे खिलाफ मराठा हमला होने वाला है। अंग्रेजों ने मदद दी और घेरा लगाए बैठे यशवंतराव होलकर को जब ये पता चला कि अंग्रेज यहाँ भी अपनी टांग अड़ाने आ गए हैं, तो उन्होंने फिर अपने कदम पीछे खींचना उचित समझा। मुगल दरबार के उस समय के शहंशाह शाह आलम ने यशवंतराव होलकर को महाराजाधिराज राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी और अब यशवंतराव राजस्थान की ओर बढ़ गए। डींग में उन्होंने मेजर फ्रेजर की सेना को हराया और जाट राजा रणजीत सिंह ने बड़े खुले दिल से यशवंतराव होलकर का स्वागत किया। यशवंतराव होलकर और रणजीत सिंह ने आपस में संधि की और एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह और इंदौर के राजा यशवंतराव होलकर ने मिलकर कुछ ऐसा जाल बिछाया कि अगले कुछ महीनों की लड़ाई की तुलना कई कवियों ने महाभारत की लड़ाई से भी की है।
जनवरी 1805 में अंग्रेजों ने हमला किया। उसके जवाब में यशवंतराव होलकर और रणजीत सिंह की संयुक्त सेनाओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह से खदेड़ा। लड़ाई चलती रही, वो वापस आए, फिर लड़ाई हुई, लेकिन अप्रैल 1805 में रणजीत सिंह की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, अंग्रेजों से संधि कर ली। मजबूरन यशवंतराव होलकर को भरतपुर छोड़ना पड़ा। लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत भी जानती थी कि यशवंतराव होलकर एक मजबूत राजा हैं और उनसे बेरमोल लेना उचित नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली की जगह जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तो कॉर्नवालिस ने यशवंतराव होलकर को प्रस्ताव भेजा और एक दूसरे को बराबरी की संधि की शर्तों में बांधना चाहा। परंतु ये पहला मौका हम देख सकते हैं इतिहास में जब अंग्रेजों ने भारत के किसी राजा को बराबरी की संधि का प्रस्ताव दिया हो, और फिर भी यशवंतराव होलकर अपने स्वाभिमान के तहत इस संधि को मानने से मना कर देते हैं और वो अंग्रेजों से किसी तरह की संधि की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद अगले वाइसराय बने जॉर्ज बार्लो भी मानते थे कि यशवंतराव होलकर से संधि करना चाहिए, परंतु वो भी इसमें असफल रहे। सन 1805 में दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर ली और इस संधि के बाद यशवंतराव अकेले पड़ गए। लॉर्ड लेक से कहा गया कि यशवंतराव होलकर से किसी भी प्रकार से संधि की जाए और पहली बार अंग्रेजों ने बिना शर्त यशवंतराव होलकर से संधि की। यशवंतराव होलकर को एक संप्रभु राजा माना गया और यशवंतराव होलकर की सारी संपत्तियां जो अंग्रेजों ने जगह जगह से लूटी थी वो वापस की गई और आखिरी में यशवंतराव होलकर अंग्रेजों से संधि में बंधे। परंतु इस संधि के बाद यशवंतराव होलकर इस कोशिश में जुटे रहे कि कैसे भी मराठा साम्राज्य एकजुट हो जाए। उनकी कोशिशें रंग न लाई, तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी, नासाज होती जा रही थी और मात्र 35 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस तरह से भारत का एक नेपोलियन, भारत का एक वीर लड़ाका जो इस देश को किन्हीं और ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और भारत की कई सारी उम्मीदें धूमिल हुई। इस तरह की और कहानियां अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए लगातार और युद्ध की कहानियां और लड़ाइयों की कहानियां और राजाओं की कहानियां। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।